आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन के 3 सेट और तीनों ही डिफरेंट सेट आपके हैं। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और अगर मैं आपको यहाँ पे एक केसलेट जो करवाऊंगा वो आप देखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। इस तरह के केसलेट अगर एग्जाम में आते हैं तो कई बार बच्चे फंस जाते हैं कि उसे सॉल्व करने में बड़ी दिक्कत होती है, तो सारी तरीके हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के और वीडियोज़ के लिए। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आपके पास एक लाइन ग्राफ है जो कि दिया हुआ है और यहाँ पे ये 6 महीने हैं जिनमें लैपटॉप और मोबाइल कितने बेचे गए हैं उनका संख्या यहाँ पे बताई गई है। इसमें चैलेंज क्या है? इसमें चैलेंज है इसको डिकोड करना, ये कितने नंबर हैं। अगर आप ध्यान से यहाँ पे नहीं देखेंगे तो हो सकता है आप नंबर गलत पढ़ें और आप डेटा अगर गलत पढ़ लेंगे तो आपसे सवाल तो गलत होगा ही होगा। तो सबसे पहले अगर मुझे इसे सॉल्व करना है, इसी के ऊपर हमारे क्वेश्चंस होंगे, तो हमें इसमें कुछ लिखने और कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो हम अगर यहाँ पे ध्यान दें तो ये जो नंबर है ये 10,000 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 20,000 है, ये 30,000 है, मतलब ये 10,000 के गैप पे है। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ 0 से 10,000 के बीच का गैप कितना है तो 1 2 3 4 5 लाइनें हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एक जो माइनर लाइन है वो उसकी वैल्यू किसके बराबर है? 2,000 के बराबर है। मतलब अब अगर मुझे डेटा लेना है, जैसे मैं देखूं जनवरी का, और यहाँ पे अगर आप कलर कोडिंग याद रख लें कि ब्लू लैपटॉप के लिए और येलो मोबाइल के लिए है, तो बार बार आपको नीचे देखना नहीं पड़ेगा। तो अगर मुझे देखना है लैपटॉप कितने बिके हैं तो आप पाएंगे यहाँ पे, मैं थोड़ा सा इसे जूम कर दूँ। एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम में जरूरी नहीं कि आपको सब कुछ दे दिया जाए थाली में परोस के और आपको लगेगा अरे ये क्या दे दिया। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो लैपटॉप का जो डेटा है वो इन दोनों लाइनों के बीचों बीच है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यहाँ पे इस टोटल की वैल्यू कितनी है कि जो जनवरी में बिके हैं लैपटॉप, तो आप एक बढ़ेंगे 22, 24 और बीचों बीच है तो इसे आप 25 पढ़ेंगे, है ना। तो ऐसे इसे पढ़ना होगा। जैसे ये तो आपका फॉल कर रहा है सीधे 30,000 पे, तो आप इसे बता ही सकते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पे आप देखिए फरवरी में लैपटॉप का डेटा, तो ये 30 से ऊपर 32, 34 और बीचों बीच है, तो ये 35,000 आप इसे पढ़ेंगे। अगर ऐसा नहीं किया, और जो मैं आपसे कह रहा था कि इसी तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं और आपने थोड़ी सी सावधानी नहीं बरती तो फिर ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसमें डेटा फाइंड करना ही सबसे बड़ी चुनौती होने वाली। खैर क्वेश्चंस भी इस पे अच्छे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड इन जून इज व्हाट % मोर देन द नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड इन जनवरी। तो जून में मोबाइल, अब मैंने क्या कहा था कलर कोडिंग याद है तो आपको येलो ही देखना है। तो जून में आप क्या देखेंगे? येलो। कितने बिके हैं? तो देखिए बीच में है, तो आप ऊपर बढ़ेंगे 52, 54, 55, तो कितने बिके हैं? 55,000। माइनस में जनवरी में जो लैपटॉप बिके हैं, जनवरी में लैपटॉप कितने बिके हैं? अभी हमने निकाला था 25,000। मोर पूछा है तो 25,000 से आप डिवाइड करेंगे इनटू में 100, कितना हो जाएगा देखिए, तो ऊपर हो जाएगा 30, 25, तो ये 6/5 आ जाएगा। रेशियो 6/5 किसका होता है? 20% का। तो आप इसे बता सकते हैं, सी और ऑप्शन सी है, 120% ज़्यादा है। आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे ना कंडीशनल सवाल आपके स्टार्ट होते हैं। कह रहे हैं कि इफ़ द नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड इन जुलाई 2024 इज 20% मोर देन द लैपटॉप सोल्ड इन जून 2024, कि अगर लैपटॉप की बात करें जून में, मतलब हमको ब्लू वाला देखना है, वो जितने हैं जुलाई में 20% उसका ज़्यादा है। मतलब हमको इस डेटा का 20% निकालना है और वो जुलाई का डेटा होगा 20% ज़्यादा। फाइंड द रेशियो ऑफ लैपटॉप सोल्ड इन जुलाई 2024 टू द नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड इन मार्च 2024। तो मार्च में मोबाइल कितने बिके हैं तो मैं देखता क्या हूँ, तो ये 42, 44, 45, 45,000। तो मुझे एक डेटा तो पता है कितना है, 45,000। अब अगर मैं जून का डेटा ना भी निकालूँ तो क्या मैं इसमें बता सकता हूँ कौन सा ऑप्शन सही है? हाँ, कैसे? जैसे मैं देख रहा हूँ ये 45,000 है, तो ये कटेगा, 5 से कटेगा, 9 से कटेगा। तो क्या नीचे कोई वैल्यू ऐसी आ रही है? तो मुझे केवल एक बी वाला ऑप्शन ही दिख रहा है जिसके नीचे 5 आ रहा है। बाकी और ऑप्शन में तो 6, 7 और 4 हैं, या तो नन ऑफ दीज होता या तो बी वाला ऑप्शन होगा। इस तरीके से भी आप आंसर को टिक कर सकते हैं अगर आपके पास समय बहुत ही कम है तो, है ना। क्योंकि बैंक एग्जाम में 5वां ऑप्शन नन ऑफ दीज दे देते हैं, तो इस वजह से आप एग्जैक्टली नहीं कह सकते। एसएससी में तो चल जाता है, लेकिन आपके पास अगर समय कम है तो आप आसानी से बता सकते हैं इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा। अब निकाल लेते हैं। अगर मैं जून में देखूंगा किसका डेटा मुझे निकालना है जून में, तो ये लैपटॉप का डेटा मुझे निकालना है जून में। तो जून में लैपटॉप यहाँ पे कितने बिके हैं, तो ये मुझे दिख रहा है 42, 44, 45, है ना। 45 यहाँ पे के है, 45 के का मुझे 20% निकाला है। 20% का मतलब होता है 5/6। तो मैं निकालूंगा 9, 6 कितना हो जाएगा? 54 के आ जाएगा। तो मैं रेशियो निकाल सकता हूँ, 1000 कट गया, 9 से काटेंगे 6 टाइम्स और 5 टाइम्स, तो वही आपका आएगा बी वाला ऑप्शन। बस आपको ये ध्यान रखना है, ऐसे भी आप निकाल सकते हो क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन
कह रहे टोटल नंबर ऑफ आइटम्स लैपटॉप एंड मोबाइल सोल्ड इन फर्स्ट 3 मंथ्स इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड इन द लास्ट 3 मंथ्स। तो हमें अप्रॉक्सीमेट आंसर निकालना है, तो हमको पहले 3 महीने का अप्रॉक्सीमेट निकालना है, आखिरी के 3 महीने से टोटल का। तो मुझे बस निकालना है वैल्यूज़ को। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज़ को लिखूँगा जनवरी में कितने हैं, तो ये हो जाएगा 30। अब सब 1000 में है तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ 30। ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 प्लस में ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 35 प्लस 20 प्लस ये कितना है 30 और ये कितना हो जाएगा 45। ओके, तो ये किसका डेटा आ गया, फर्स्ट 3 का। तो आप इसे चाहें तो ऐड कर लें, कितना हो जाएगा 30 25 55, उसमें आप 35 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 90, 2 ऐड करेंगे 110, 140, 45 और 185, ये आ गया। ओके, नेक्स्ट इसी तरह आप आखिरी के 3 का निकाल लीजिए। ये कितना है 40 और ये कितना है 35, तो 40 प्लस 35 प्लस में यहाँ पे कितना हो जाएगा 40 और ये क्या है 50, तो आप इसे डायरेक्ट 90 ही लिख दीजिए। इसी तरह आखिरी वाला आप देखेंगे तो ये आ जाएगा 55 और ये क्या है 45, 55 प्लस 45 ऐड कर लीजिए तो ये 75 हो जाएगा। 90 ऐड करेंगे तो 165, उसमें आप 55 और ऐड कर दिए, या फिर आप इसे अगर ऐड कर लीजिए तो आपको सीधे सीधे 100 मिल जाएगा। तो 165 में ऐड कर दीजिए 100, 265। अब आपको क्या बताना है, कौन किसका कितना परसेंट है, तो बस इसमें तो आपको बस डिवाइड ही करना है। 185 डिवाइडेड बाई 265 इनटू में 100, कैंसिलेशन तो 5 से हो जाएगा, कितनी बार जाएगा 3 टाइम्स, 7 टाइम्स, ये हो जाएगा 5 टाइम्स, 3 टाइम्स, तो 37/50 थे। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हैं क्या। अब आप सिंपल सी बात सोचिए कि अगर ऊपर ये 370 के आसपास होता, ये कितनी बार में लगभग जाता, 5 7 होता, 5 7 35, 350 के आसपास होता, यहाँ पे 3 भी तो है, तो वैल्यू आपको 370 के आसपास ही मिलती, मतलब 7 टाइम्स ये लगभग कट जाता। तो इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, अच्छा इस सवाल को ना ऐसे लिखे बिना भी आप कर सकते थे, केवल कैलकुलेशन ही करनी थी। आप इसे, जो बच्चे स्पीड मैथ की क्लास करते हैं उन्हें पता होगा, आप इसे मेंटली बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते थे कि 30 ये 25 ऐड करते चलते और डायरेक्ट वैल्यू लिख लेते 185। अगला सवाल कह रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड पर मंथ एंड एवरेज नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड पर मंथ फ्रॉम जनवरी टू जून। हमें क्या बताना है कि हमें सारे मोबाइल को ऐड करना है, सारे लैपटॉप को ऐड करना है और उनका एवरेज निकालना है, मोबाइल का भी और लैपटॉप का भी। उसके बाद बताना है डिफरेंस क्या रहा है सारे महीनों का, जनवरी टू जून पूछा है। अब देखिए इस सवाल को करने के लिए ना जरूरी नहीं जो सवाल में कह रहा है आप ठीक वैसे वैसे करें कि आप सबको ऐड करें, फिर 6 से डिवाइड करें, फिर ऐड करें, 6 से डिवाइड करें, डिफरेंस निकालें, नहीं। एक सिंपल सी बात है कि जब आप डिफरेंस निकालोगे तो नीचे 6 तो दोनों में है, मतलब एवरेज तो आपका सेम ही रहेगा, एवरेज वाली वैल्यू तो है नहीं, वो एवरेज आपका सेम ही रहेगा। आप ना इनका एब्सोल्यूट डिफरेंस निकाल लो मंथ का, आप टोटल ना निकालो। जैसे मैं इनका डिफरेंस अगर निकालूंगा तो मैं एक बात ये भी ध्यान रखना कि आप किस में से किसे घटा रहे हो वो फिक्स कर लेना, ताकि प्लस और माइनस सही से लिखा जा सके। तो मैं मोबाइल में से लैपटॉप घटा रहा हूँ, ओके, तो मैं मोबाइल मतलब येलो, लैपटॉप मतलब ब्लू, 30 में से 25 घटाऊंगा तो ये वैल्यू क्या मिलेगी 5, और प्लस माइनस तो हम बाद में खैर लिखेंगे, डिपेंड करेगा क्या रहे। जैसे यहाँ पे अगर यहाँ पे देखेंगे तो लैपटॉप की वैल्यू ज़्यादा होगी, मोबाइल में से अगर मैं घटाऊंगा तो ये तो माइनस हो जाएगा ना, तो ये 35 में से 20 अगर मैं यहाँ पे माइनस कर रहा हूँ तो -15 आएगा। नेक्स्ट मुझे मोबाइल में से माइनस करना है तो 45 में से 30 माइनस करूँगा तो ये प्लस में 15 आ जाएगा। नेक्स्ट 40 में से मैं 35 माइनस कर रहा हूँ, या फिर उल्टा मैं कर रहा हूँ, 35 में से 40 माइनस कर रहा हूँ तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगी -5। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 50 है, यहाँ पे क्या है 40 है, तो मैं 40 में से 50 माइनस कर रहा हूँ -10। फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे 55 है, 45 है, तो ये क्या आ जाएगी प्लस में 10। मतलब इसके आधार पे प्लस माइनस मैंने डिसाइड किया, मतलब मैंने मोबाइल में से ही लैपटॉप को घटाया, तो जहाँ पे लैपटॉप की वैल्यू बढ़ी वो सारी माइनस हो गई, जहाँ पे मोबाइल की वैल्यू बढ़ी वो सारी प्लस है। अब देखिए कितना डिफरेंस आ रहा है, 15 से 15 कट गया, 5 से 5 कट गया, 10 से 10 कट गया, एब्सोल्यूट डिफरेंस 0 आ रहा है। ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो मैंने पूरा सब कुछ नहीं किया, केवल इनके एब्सोल्यूट डिफरेंस को निकाला है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो सेम ही है, उसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं। अब आखिरी क्वेश्चन इसका कहता है कि अगर 20% मोबाइल जो मई में सोल्ड किए जा रहे हैं और 40% लैपटॉप जो अप्रैल में सोल्ड किए जा रहे हैं वो डिफेक्टिव हैं, तो आप बताइए टोटल नंबर नॉन डिफेक्टिव आइटम्स सोल्ड फ्रॉम दीज टू स्पेसिफिक कैटेगरीज कंबाइंड। तो अगर मैं मई में आता हूं तो मुझे पता चलता है मोबाइल आखिर कितने हैं, तो ये हैं 40,000।
अप्रैल में आता हूँ तो मुझे दिखते हैं जो लैपटॉप हैं वो कितने हैं, वो भी 40,000 के आसपास हैं। तो सिंपल सी बात है कि मुझे निकालना है कि अगर 20% डिफेक्टिव हैं तो इसका मतलब जो नॉन डिफेक्टिव मोबाइल्स होंगे वो कितने होंगे, तो 40K का 40,000 का 80%, यही तो होगा। इसी तरह 40,000 का कितना परसेंट, अगर 40% डिफेक्टिव हैं तो 60% नॉन डिफेक्टिव हैं। 8 × 4 कितना हो जाएगा 32, 8 6 चौको 24, ये सारी वैल्यूज़ 1000 में है तो कितना आ जाएगा 56,000। तो इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बस अब दूसरा सवाल जो है उसमें हमारे पास एक लाइन ग्राफ है और एक टेबल है, तो इन दोनों को मिला करके हमें सवाल को सॉल्व करना है। थोड़ा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ऐसा इल्यूजन सा भी दिख रहा होगा। इस तरह के सवाल एग्जाम में रहेंगे, डरने की बात नहीं, हमें बस ध्यान रखना है जो डेटा है वो कहाँ पे है, बाकी हमें बाकी लाइनों से कोई लेना देना नहीं। कह रहा है जो लाइन ग्राफ है वो एवरेज बता रहा है नंबर ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल वॉच सोल्ड बाय कंपनी इन 5 डिफरेंट ईयर। मतलब ये जो आपको डेटा दिया गया है ना, ये एवरेज है कि एनालॉग और डिजिटल वॉच को मिला करके एवरेज उस साल कितनी घड़ियां बेची गई। ठीक है, टेबल क्या बताती है, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ डिजिटल वॉच एंड एनालॉग वॉच सोल्ड बाय कंपनी ओवर 5 ईयर। और टेबल इनका डिफरेंस बताती है। और डिफरेंस में यहाँ पे ध्यान रखिए, एब्सोल्यूट डिफरेंस ऐसा नहीं है, ये आपका डिजिटल सेल्स माइनस एनालॉग सेल्स ऐसा बताया जा रहा है। मतलब डिजिटल जो घड़ियां बेची गई उसमें से एनालॉग को घटाया जा रहा है, D-A है, इसीलिए आप यहाँ पे एक डेटा पाएंगे माइनस में दिख रहा है, तो ऐसे यहाँ पे बताया गया। तो इसमें देखिए करना क्या होगा, इस तरह का सवाल जब भी आता है ना तो आपको ना एक सीधा सीधा वैल्यू चाहिए, क्या कि 2018 में कितनी एनालॉग वॉच बेची गई और कितनी डिजिटल, ये आपको सेपरेट वैल्यू चाहिए और उसी के आधार पे आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो क्वेश्चन करने से पहले आप इसका ना अगर ये डेटा निकाल लें तो सबसे बेटर है, फिर आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा। डेटा अगर पहले निकाल लें तो इस तरह का क्वेश्चन जब होता है इसमें हमें कैलकुलेशन पहले करनी पड़ती है। कैसे करेंगे, अब जैसे मैं आता हूँ सबसे पहले इस टेबल को मैं ये लाइन ग्राफ जो है इसे समझता हूँ, तो मुझे दिखता है ये 250 है, ये 300, मतलब 50-50 के अंतर पे ये बना हुआ है, इसके मेजर्स हैं। तो माइनर से कितने हैं, तो मैं देखता हूँ ये काफ़ी ज़्यादा नंबर है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। मतलब एक जो माइनर लाइन है उसकी वैल्यू किसके बराबर है, 5 के, तभी तो 50 बना है 10 के। अब मुझे डेटा निकालना है तो मैं फिर थोड़ा सा जूम कर देता हूं तो आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे मैं डेटा निकालूंगा तो अब मुझे इसका 2018 का एवरेज अगर चाहिए कितना है, तो मैं देख रहा हूं ये इस लाइन पे पड़ रहा है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि कितनी वैल्यू है। तो 1 2 3 4 और ये 5वें पे पड़ रहा है, मतलब 250 में 5 × 5 25 ऐड करना पड़ेगा, मतलब 275 की वैल्यू है। सेम कहानी यहाँ पर भी आपको देखनी पड़ेगी, तो 1 2 3 4 5, तो ये 275 है। और इसी तरह अगर इसे आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा कि ये 350 है, तो 1 2 3 मतलब 15, 365 की वैल्यू है। तो ऐसे आपको इस वैल्यूज़ को निकालना पड़ेगा। तो हमें क्या दिया गया है उसे समझिए। इस वाले लाइन ग्राफ से हम क्या निकाल सकते हैं, A+D। इस वाले से हम क्या निकाल सकते हैं, A-D, सॉरी D-A लिखा हुआ है, D-A। इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो A कटेगा, D की वैल्यू मिलेगी, और D मिल जाएगा तो A मिल जाएगा। तो ऐसे आपको एक टेबल बना के रखनी है, मतलब आप चाहें तो ऐसे एक टेबल बना लें। मैं यहाँ पे ईयर ऐसे लिख देता हूँ कि ये क्या है, 2018, 2019, 2020, 2021, सॉरी 2022। ये मेरे पास टेबल है जिसमें मुझे ये सारा जो डेटा है वो चाहिए, और डेटा भी क्या चाहिए, एनालॉग कितनी है और डिजिटल कितनी है, बस ये 2 सेपरेट डेटा मुझे मिल जाए बस। तो कैसे निकालेंगे वैसे ही देखते हैं। जैसे इस वाली वैल्यू को हमने अभी कैलकुलेट किया था, कितनी थी 275, तो A+D की वैल्यू कितनी आ गई 275। अब ये ध्यान रखिए A+D की वैल्यू नहीं है, एवरेज है, मतलब डिवाइडेड बाई 2 की वैल्यू है ये। तो हम जो भी वैल्यू निकालें, अगर मुझे A+D निकालना है ना तो इसका डबल कर दें। अब चाहे आप दिमाग में कर लीजिए, कोई कठिन वैल्यू थोड़ी ना है, 250 500 हो गया, और उसमें आप 50 और जोड़ दीजिए, तो ये कितना हो गया 550। और यहाँ पे D-A कितना है, तो ये है माइनस में 50, ऐड कर लीजिए तो A कटेगा, कितना आ जाएगा 2D बराबर में 500। तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो D की वैल्यू आ जाएगी 250। ये कितना आ गया 250। अब आप सोच लीजिए A+D अगर 550 था, D की वैल्यू 250 है, तो A की वैल्यू कितनी आएगी 300। बस ऐसे ही निकालना है, बस डेटा ध्यान से निकालना है, मतलब वैल्यू गलत नहीं पढ़नी है आपको। यहाँ पे हमने देखा था ये कितना था, 375 था, 375 था, उसको अगर हम डबल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 750, है ना। 750 कैसे आएगा, 350, 350, 750, 50 और जोड़ देना है।
अब इसमें हमें डिफरेंस की वैल्यू जो गिवन है वो कितनी है 50 है। अब ये पॉजिटिव वैल्यू है तो ये टोटल कितना हो जाएगा 800 और हमें पता है 2D की वैल्यू है, ये सब में सेम ही रहेगा। तो D की वैल्यू कितनी आ गई 400 है ना, D की वैल्यू कितनी आ गई 400। D की वैल्यू अगर 400 है और टोटल कितना है 750 है तो ये कितना हो जाएगा 350 हो जाएगा। सेम यहाँ पे हमने क्या देखा था 365 देखा था, ये वैल्यू 365 है तो इसका अगर मैं डबल करूँगा तो ये वैल्यू कितनी मिलेगी 730। अब यहाँ पे डिफरेंस में देखूँगा तो ये कितना आ जाएगा 230। तो अगर ये पॉजिटिव ही है तो ये ऐड ही होगा तो ये कितना हो जाएगा 960 और इसको मैं 2 टाइम्स अगर डिवाइड करूँगा तो D की वैल्यू मिलेगी तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 480 480। तो अगर ऐड करके कितना आ रहा है 730 और ये कितना है 480 है तो 20 जोड़ करके 130 और जोड़ना है इसमें, तो 20 जोड़ के 230 और जोड़ना है तो ये 250 आ जाएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट वैल्यू क्या है, ये तो सेम लाइन पे ही है 450 है तो डबल करेंगे कितना जाएगा 900। यहाँ पे जो डिफरेंस की वैल्यू कितनी है 100, ऐड करके कितना आ जाएगा 1000, 1000 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 500, ये 500 है जोड़ करके 900 है तो ये 400 आ गई। सेम यहाँ पे जो आखिरी वाली है वो भी ये आपकी लाइन पे ही वैल्यू है तो ये वैल्यू ऐड करके कितनी हो जाएगी 1000, डिफरेंस इसका कितने का है 100 का है तो ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 1100, 2 से डिवाइड करोगे तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 550, A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 450। तो ये जो डेटा हमने निकाल लिया, अब इसी के ऊपर हमारे सवाल होंगे। जब डेटा आ गया ना फटाफट सवाल हो जाएंगे आपके। अब यहाँ पे एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो अब डेटा आप निकाल रहे हो ना, जब आप शुरुआत में कर रहे हो सवाल मिला है तो आप ऐसे डेटा निकालो तब करो, लेकिन अब ऐसा सोचो कि आपके पास आखिरी के 1.5 मिनट बचे हुए हैं, है ना, तब आप सोचो कि हम डेटा निकाल लें फिर सवाल करें तो ये बेवकूफ़ी होगी। ऐसे समय में जब आपके पास आखिरी में 1 मिनट या 1.5 मिनट बचे हुए हैं करने में, तो आप डेटा निकालने के चक्कर मत पड़ना, फिर आप सीधे सवाल पे चलना। क्यों? क्योंकि तब हो सकता है कि आप 1-2 क्वेश्चन का आंसर कर पाओ, लेकिन जब 1-1.5 मिनट बचा होगा तो हो सकता है आपको ये डेटा निकालने में 1-1.5 मिनट लग जाए। तो भले ही आपने डेटा पूरा निकाल लिया है, एग्जामिनर को तो केवल आपके ऑप्शन से मतलब है क्या टिक है, वो आप टिक ही नहीं कर पाओगे, टाइम ओवर हो जाएगा। तो आपको हमेशा स्मार्ट अप्रोच अपनानी होती है एग्जाम में, कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि यही करना है। अब जैसे कह रहे हैं कि व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एनालॉग वॉचेस सोल्ड इन 2019 में एनालॉग वॉच कितनी है 40 है, सॉरी 400 है, टू द नंबर ऑफ डिजिटल वॉचेस सोल्ड इन 2021। डिजिटल, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया शायद, एनालॉग बोला है 2019 में तो कितनी है 350 और डिजिटल कितनी है तो ये है 500। तो आपसे क्या कह रहा है कि इनका रेशियो बता दीजिए, तो रेशियो तो आप बता ही सकते हैं 7/10 आएगा, बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर ऑफ डिजिटल वॉचेस सोल्ड इन 2020 इज व्हाट % मोर देन द नंबर ऑफ डिजिटल वॉचेस सोल्ड इन 2019। तो आपको बस ये 2020 और 2019 के बीच का डिफरेंस देखना है, कितना है 80 और डिवाइडेड बाय करना है 400 और गुणे में करना है 100। आपको पता है आप इसे काटना चाहें तो आसानी से मतलब ये अगर 8000 होगा तो आप इसे आसानी से काट सकते हैं, कितना आ जाएगा तो ये आ जाएगा 20%। सी वाला ऑप्शन इसका क्या होगा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, What is the average number of analog watches sold over all the years together? सारे ईयर्स को मिला करके एनालॉग वॉच का आपको एवरेज बताना है। तो ये सवाल यहाँ पे जो डेटा है ना आसान है, इसे आप स्किप नहीं करिएगा, आप इसे ऐड कर लीजिए लेफ्ट टू राइट। अगर आपको याद हो 3 3 6 6 4 10 2 12 4 16 हो गया और 50 कितने 1 2 3, तो ये कितना हो गया 1750। डिवाइडेड बाय क्या करना है 5, कितना हो जाएगा 5 यहाँ 15 25 और डी वाला ऑप्शन है इसका करेक्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ वॉचेस एनालॉग प्लस डिजिटल सोल्ड इन 2018 में दोनों को जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा 550। इज व्हाट % ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड इन 2022। तो 2022 में हमने देखा था कितनी वॉचेस बेची थी हमने 1000, मतलब सवाल ने, तो ये सीधा सीधा आपको क्या दिखता है 55%। ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 एनालॉग वॉच एंड 1 डिजिटल वॉच इन 2020 वॉज 812.50। तो 2020 की बात कर रहा है, 800 और 1250 है एनालॉग और डिजिटल की रेस्पेक्टिवली। व्हाट वाज द टोटल रेवेन्यू? टोटल रेवेन्यू निकालना है तो इसको आप गुणा कर लीजिए किससे 250 से 250, प्लस में इसे आप गुणा कर लीजिए किससे 480 से। तो आप इसको मल्टीप्लाई करिए और बता दीजिए इसका सही आंसर क्या। अब यहाँ पे ना थोड़ा आप दिमाग लगाइए, देखिए यहाँ पे 2 जीरो है, इसमें भी 2 जीरो है, मतलब 100 बाहर आ जाएगा, कॉमन ले रहा हूँ मैं।
अब ये तो चला ही गया ना जीरो, यहाँ पे 125 है, 250 है, तो 2 टाइम्स है, तो मैं 125 भी कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा। ये 2 जीरो खत्म हो चुका है, बाहर आ चुका है। 8 को भी अगर मैं बाहर ले लूँ यहाँ से, तो यहाँ पे अब 125 नहीं बचा, यहाँ पे क्या बचेगा, 6 बचेगा। तो यहाँ पे देखिए बचा 2 और प्लस 6 कितना हो गया, 8। अब देखिए आसान है, 8 × 8 कितना होता है, 64। किसी भी नंबर को अगर आपको 125 से मल्टीप्लाई करना है तो मैंने आपको बता रखा है आपको क्या करना है, 1/8 इंटू में 1000 करना है। तो आप 8 से काटेंगे, इसे 8 बार जाएगा तो 1 2 3 4 5 जीरो आप लगा दीजिए, सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। कैलकुलेशन आपको आती है तो आप बड़े आसानी से इसे कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। अब बढ़ते हैं हम अपने केसलेट के ऊपर। बहुत अच्छा सा सवाल है, करेंगे तो मज़ा आएगा। कह रहा है कि किसी बिजनेस स्कूल में एडमिशन के लिए कुछ कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है। जितनों ने अप्लाई किया है उसमें से 700 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया और ये देखा गया कि जो जितने भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनमें एटलीस्ट 3 क्राइटेरिया में कुछ ना कुछ एक तो है ही। जैसे किसी का या तो कैट स्कोर ज़्यादा है, कोई एक्सीलेंट है एकेडमिक्स में, या फिर किसी का बहुत अच्छा वर्क एक्सपीरियंस है। तो अब ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जिनका कोई 2 होगा अच्छा, और कुछ ऐसे भी होंगे जिनका तीनों ही अच्छा होगा, है ना। तो आपको इसके आधार पे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब आप समझ रहे होंगे वेन डायग्राम की तरह का ये क्वेश्चन है। तो हम अगर इसे करना चाहें तो सबसे पहले वेन डायग्राम सॉल्व करने के लिए आप ऐसे बना सकते हैं 3 डायग्राम कुछ इस तरीके से। इसे मैं क्या कहता हूँ कि ये कैट वाला है सी से, इसे या फिर वर्क एक्सपीरियंस कह देते हैं, वर्क एक्सपीरियंस। ये क्या है, कैट वाला है, और ये क्या है, एकेडमिक्स वाला है। अब मैं ना इसे सेक्टर वाइज बांट लेता हूँ। ये ए, बी और सी ओनली वाले हैं, ओनली वर्क एक्सपीरियंस, ओनली कैट वाले और ओनली एकेडमिक वाले। फिर सी हो गया, यहाँ पे डी, ई, एफ और ये आ गया जी। ये सेक्टर्स हैं मेरे। क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ कैंडिडेट विथ ओनली वर्क एक्सपीरियंस वॉज डबल द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु मेट ऑल 3 क्राइटेरिया। केवल वर्क एक्सपीरियंस की जब बात करेगा तो हम ए सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो ए की वैल्यू किसकी बराबर है, जो तीनों को मेट कर रहे हैं उसके डबल की, कुछ ऐसे। द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट विथ वर्क एक्सपीरियंस वॉज 340। जब बोल रहा है टोटल, किसके लिए बात कर रहा है, वर्क एक्सपीरियंस के लिए, मतलब मुझे सर्कल के अंदर सारी वैल्यू को ऐड कर लेना है। तो ए प्लस डी प्लस एफ प्लस जी इज इक्वल टू व्हाट, 340। द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु मेट एटलीस्ट 2 क्राइटेरिया वॉज 330। एटलीस्ट 2 में कौन कौन सी वैल्यू आ जाएंगी, डी, ई, एफ और जी। ए, बी, सी तो केवल एक है, एटलीस्ट यहाँ पे क्या कह रहा है, एटलीस्ट 2। एटलीस्ट 2 का मतलब कम से कम 2 होनी चाहिए, ज़्यादा 3 हो 4 हो सब चलेगा, लेकिन यहाँ पे तो केवल 3 तक की ही वैल्यू है। तो हमें क्या लिखना है, डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी इज इक्वल टू व्हाट, 330। द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट विथ एक्सीलेंट एकेडमिक्स वॉज 370। मतलब मुझे इस पूरे सर्कल की वैल्यू दिया जा रहा है, कितनी है, सी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, कितना है, 370। फिर अगली कंडीशन है, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विथ ओनली एकेडमिक्स, ओनली एकेडमिक्स का मतलब सी से, वॉज 10 मोर देन दोज विथ ओनली एकेडमिक्स एंड वर्क एक्सपीरियंस। मतलब ओनली एकेडमिक और वर्क एक्सपीरियंस के लिए क्या आएगा, एफ। तो एफ की वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगी सी माइनस 10, क्योंकि अगर मैं इक्वल लगा रहा हूँ तो ये सिंपल सी बात है, ये कह रहा है कि सी की वैल्यू क्या है, एफ प्लस 10 है, तो मैंने इसे इस तरह से लिख दिया, एफ की वैल्यू क्या है, सी माइनस 10। आप उल्टा भी लिख दीजिए। Finally, the number of candidates who were not shortlisted equal to 2/3 of the number of candidates who shortlisted for only CAT score. Only CAT score का मतलब B। तो ये क्या कर रहा है कि ऐसे कैंडिडेट जो नॉन शॉर्टलिस्टेड थे उनकी वैल्यू किसके बराबर है, वो B के 2/3 के बराबर है। ओके, रेशियो बिटवीन द कैंडिडेट्स हु मेट ऑल 3 क्राइटेरिया एंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट विथ ओनली एकेडमिक्स, नहीं एकेडमिक्स 2 बार लिखा हुआ है, विथ ओनली एक्सलेंट एकेडमिक्स कैंडिडेट इज 5:12। कुछ अजीब सा लिखा हुआ है। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि जी जो तीनों क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं, और क्या कह रहा है, नंबर ऑफ कैंडिडेट विथ ओनली एक्सीलेंट एकेडमिक्स, 2 बार कैंडिडेट भी लिख दिया है, केवल एक्सीलेंट एकेडमिक वाले का मतलब सी से है। तो जी बाई सी की वैल्यू कितनी दिया हुआ है, 5/12। ओके, अब मेरे को सवाल सॉल्व करना है। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो आप देखिए इसे ना कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, अलग अलग तरीका है, बस हमें निकालना है सबकी इंडिविजुअल वैल्यू, ए बी सी डी एफ जी एच सबकी इंडिविजुअल वैल्यू निकालनी है। तो हम
अगर इसको ध्यान में रखें कि अगर मैं यहाँ पे बहुत सारे ना वेरिएबल्स हैं, अगर मैं इन वेरिएबल्स को थोड़ा कम करते जाऊँ इक्वेशन वाइज, तो मेरे ख्याल से मुझे कुछ सफलता मिल सकती है। अगर मैं इन सब को जी और सी के टर्म में ला दूँ तो मुझे जी और सी की यहाँ पे रेशियो पता है, तो उससे मुझे कुछ फ़ायदा मिल सकता है। जैसे मुझे पता है ए की वैल्यू किसके बराबर है, 2g के बराबर, तो मैं ए की वैल्यू यहाँ पे रख दूँ इस वाले इक्वेशन में, तो यहाँ पे ए की जगह आ जाएगा 2g, यहाँ पे g पहले से है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 3g प्लस डी प्लस एफ बराबर में 340, है ना। और आप 3g को दूसरी तरफ लेकर के चले जाइए तो आप इसे ऐसे लिख पाएंगे। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि जो अगला इक्वेशन है उसमें d प्लस एफ ये मुझे दिख रहा है, तो अगर मैं d और f को रिप्लेस कर दूंगा g वाले टर्म से तो अच्छा नहीं होगा, केवल क्या बचेगा, e बचेगा। मेरा तो जो सारा फोकस है वो g और c के टर्म में लाने का है, तो मैं वही कहता हूँ d और f की जगह मैं ये लिख दूँ, तो ये कितना हो जाएगा देखिए, 340 माइनस 3g प्लस में e प्लस में g बराबर में क्या हो जाएगा 330। इसे सॉल्व कर लीजिए, 340 उधर जाएगा -10 हो जाएगा, -3g प्लस जी -2g हो जाएगा। तो e की वैल्यू कितनी आ सकती है, तो जब ये -2g होगा उधर लेकर के जाइए आप, तो 2g और माइनस में 10 ये लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिखा मैंने, ताकि e की जगह भी मैं g के साथ में रिप्लेसमेंट कर सकूं। ओके, अब इतनी बात समझ में आई। अब देखिए अगला जो इक्वेशन है उसमें मुझे c की वैल्यू तो पता है, g की वैल्यू पता है, e की वैल्यू को मैं g के टर्म में लिख सकता हूँ, यस, और f की वैल्यू को मैं c के टर्म में लिख सकता हूँ। तो ये इक्वेशन मुझे केवल c और g के टर्म में मिलेगा, और g और c का रेशियो मुझे पता है, तो ये मेरे को कुछ रिजल्ट देगा। तो वही करते हैं, हम क्या लिखते हैं, c लिखते हैं, e की जगह पे क्या लिखते हैं 2g -10 लिखते हैं, f की जगह पे क्या लिखते हैं c -10 लिखते हैं, और g की जगह पे g है ही, बराबर में क्या हो जाएगा 370, है ना, 370। अब c और c कितना हो जाएगा 2c, g और यहाँ पे 2g कितना हो जाएगा 3g, -10 -20 उधर जा करके ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 390। ये बात क्लियर है, ओके। अब आप अगर ऐसा सोचिए कि g की वैल्यू 5 है और c की वैल्यू 12 है, आप ऐसा सोचिए तो आप इस वैल्यू को यहाँ पे रख सकते हैं क्या, हाँ, मतलब x के रूप में आप इसे कह लीजिए कि 5x है 12x है। तो अगर ये 12 होगा तो ये टोटल कितना हो जाएगा 24x, ये यहाँ पे रखेंगे 5 तियाँ 15x, वैल्यू कितनी आ जाएगी 390। अब आप देखिए 24 और 15 39 हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। अगर x की वैल्यू 10 आ गई तो आप ये बता सकते हो क्या, x की वैल्यू अगर 10 है तो g की वैल्यू कितनी होगी, भाई 10 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 50, c की वैल्यू कितनी होगी 10 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 120। तो अब आप यहाँ पे वैल्यूज़ लिख सकते हो क्या, बिल्कुल आप लिख सकते हो, ये c की वैल्यू आप बता सकते हो क्या होगी 120 होगी, है ना, या फिर आप इसे चाहो तो एक टेबल के फॉर्म में भी ऐसे दिखा सकते हो, वो भी बेटर तरीका है। जैसे मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँ तो मैं दिखाऊँ g की वैल्यू कितनी आ गई, तो g की वैल्यू आ गई 50। अब g की वैल्यू 50 है तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100, 2 टाइम्स है। c की वैल्यू कितनी है 120, तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें से घटा लीजिए 10, कितना हो जाएगा 110। अगला नेक्स्ट और क्या क्या मुझे यहाँ से पता चल सकता है, e की वैल्यू 2g -10, तो 2g मतलब 100 -10, तो e की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90। ओके, e की वैल्यू 90 आ गई तो मेरे पास a आ गया, b आ गया, c। d की वैल्यू कहाँ से हम निकाल सकते हैं, d की वैल्यू कहीं से आ सकती है क्या, d की वैल्यू मेरे पास कहाँ पे थी, d प्लस अभी निकाला तो था हमने यहाँ पे d प्लस एफ के रूप में, हाँ d प्लस एफ के रूप में हमने निकाला था कि 340 माइनस में 3g, ऐसा करके हम निकाल सकते हैं। तो 3g का मतलब क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 150, और हमें f की वैल्यू भी पता है, f की वैल्यू कितनी है तो वह है 110। तो मुझे सिंपल सा काम क्या करना है, 340 में से 150 और यहाँ पे 110 और जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 260, ये माइनस करना है। तो ये कितनी आ जाएगी d की वैल्यू, तो ये आ जाएगी 80। ओके, d की वैल्यू भी मुझे पता चल गई। अगली कौन सी वैल्यू बच रही है, तो a b नहीं आई है, c d e f g, b की वैल्यू नहीं आई, तो b की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो। तो अगर मैं b की वैल्यू देखूं तो इक्वेशन में कहीं नहीं दिख रही, तो अब क्या करें, घबरा जाएं नहीं। आपको पता है कि जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनकी संख्या कितनी है 700 है। तो आपको अगर सारी वैल्यूज़ पता चल गई, a भी पता चल गई, d भी, e f भी, e भी, c भी और g भी सब पता ही चल गई हैं, सबको जोड़ लो और 700 में से घटा दो, यही काम हो सकता है ना। तो ऐड कर लीजिए, 150 हो जाएगा, 120 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 270, उसमें 110 जोड़ेंगे 380, 90 और जोड़ेंगे
तो 470, 80 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 550। 550 में आप 700 घटा दीजिए तो वैल्यू आपको कितनी मिलेगी 150। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 150, है ना। तो ये आपको सारी वैल्यूज़ पता चल गई। अब आपको ये भी देखना है कि नॉन शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट कितने हैं। तो 150 का 2/3 हमें निकालना है नॉन शॉर्ट लिस्टेड के लिए। तो 150 का 2/3 अगर आप निकालोगे 150 का 2/3 तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 100। तो ये आपको सारी वैल्यूज़ पता चल गई। अब आपको बस इन्हीं वैल्यूज़ का यूज़ करना है और सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। तो चलिए मैं इसके केवल यही वैल्यूज़ ले लेता हूँ और इसके आधार पर हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। कह रहे हैं कि व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अप्लाइड फॉर द एडमिशन प्रोसेस। मतलब हमसे नॉन शॉर्ट लिस्टेड की वैल्यू पूछ रहा है कि वो कितनी है, तो 100 है। टोटल कितने हो जाएंगे, 700 थे जो शॉर्ट लिस्ट हुए थे, नॉन शॉर्ट लिस्टेड 100 थे, टोटल मिला के 800। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कैंडिडेट हु मेट एग्जैक्टली 1 क्राइटेरियन टू दोज हु मेट एग्जैक्टली ट्रू 2 क्राइटेरियन, है ना। अब यहाँ पे एक अगर आपको वो जो वेन डायग्राम है वो याद नहीं होगा ना, तो दिक्कत भी हो सकती है। जैसे केवल एक वाले कितने हैं, तो ये हैं ए बी सी। 2 वाले कितने हैं, तो ये हैं डी ई एफ। और 3 क्राइटेरिया वाला कौन है, केवल जी। ऐसे याद रखें। तो क्या करें कि आपको रेशियो बताना है नंबर ऑफ कैंडिडेट हु मेट एग्जैक्टली 1 क्राइटेरियन, मतलब ए बी सी की वैल्यू, टू दोज हु मेट एग्जैक्टली ट्रू। एग्जैक्टली ट्रू का मतलब डी ई एफ, इनकी वैल्यू का आपको रेशियो बताना है। तो ए बी सी की वैल्यू जोड़ लीजिए, ए 100, 150, 250 और सी की वैल्यू जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 370। अब डी ई एफ की वैल्यू जोड़ लीजिए, तो डी की वैल्यू कितनी है 80, ई की वैल्यू कितनी है 90, 170 और ये आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 280। अब ये कैंसिल तो होगा नहीं, 37:28, डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब ये वाला सवाल बहुत सारे बच्चे इसका डेटा निकाल करके भी गलत कर देंगे। कैसे, इसकी लैंग्वेज की वजह से। लिखा हुआ है कि अमंग द कैंडिडेट हु हैड हाई कैट स्कोर अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑल्सो हैड सब्सटेंशियल वर्क एक्सपीरियंस। कि जो कैंडिडेट जिनका हाई कैट स्कोर है, आपको पूछ रहा है कि उसका अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट है जो कि सब्सटेंशियल वर्क एक्सपीरियंस है। तो आप यही समझेंगे कैट स्कोर का मतलब ये है, इससे मतलब ये टोटल डेटा, मतलब हम बात कर रहे हैं बी डी ई और जी की। और कह रहा है कि जो सब्सटेंशियल वर्क एक्सपीरियंस है, मतलब वर्क एक्सपीरियंस वाला गोला और ये कैट वाला डी और जी की, इनटू में 100 आपको वैल्यू मिल जाएगी। ये गलत है, आपने ना बेस ही गलत ले लिया, ये उल्टा होगा। आपको बेस दिया जा रहा है कैट स्कोर वाले हाई स्टूडेंट्स का। कह क्या रहा है कि जितने कैट स्टूडेंट्स हैं उसका कितना परसेंट है जो सब्सटेंशियल वर्क एक्सपीरियंस वाले भी हैं, लेकिन लैंग्वेज ऐसी लिखी है कि आप गलत कर लेंगे, तो ये उल्टा होगा डी जी और ये होना चाहिए बी डी ई जी इनटू में 100, तब ये सही होगा। तो आपको करना क्या है, वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। डी और जी को ऐड करेंगे तो डी जी ये कितना हो जाएगा 130 और बी डी जी तो ये ऐड कर लीजिए 9 8 कितना हो जाएगा 170 और 350 ऐड करेंगे, इसमें 150 ऐड करेंगे और 50 ऐड करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 370। इनटू में करेंगे 100। आपको अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ही बताना है, तो आप इसका अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज निकाल सकते हैं। आप 0 से 0 चाहे कैंसिल आउट कर लीजिए या फिर ना भी करिए इसको, है ना। अप्रॉक्सीमेट बताना है। मैं 37 के कितने टाइम्स इसे ले जा सकता हूँ, 5 बार ले जा सकता हूँ, नहीं 5 बार तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार ले जा सकता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा 3 सते 21 और 3 तियाँ 9, 9 2 11, 111 हो जाएगा। तो मतलब मैं 4 बार अगर ले जाऊंगा तो ये ज़्यादा हो जाएगा, है ना। 4 तियाँ 12 और 7 चौके 28 अगर मैं करूँगा तो ये ज़्यादा हो जाएगा। तो 3 और 4 के बीच की वैल्यू आएगी, मतलब 35% के आसपास। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। 3 और 4 के बीच की वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी, तो 35% इसका सही है। वरना आप चाहें तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं, पूरा चल के काट पीट करके वहाँ से भी आंसर मिलेगा, क्योंकि प्राइम नंबर है ना 37। तो आप करना चाहेंगे तो आपको 37 की टेबल से ही आगे बढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ कैंडिडेट विथ वर्क एक्सपीरियंस बट नॉट अ हाई कैट स्कोर। आपको डिफरेंस बताना है किसके बीच में। सबसे पहला आपको डेटा दिया जा रहा है कि ऐसे कैंडिडेट जिनका वर्क एक्सपीरियंस है लेकिन हाई कैट स्कोर नहीं है। तो अभी ये जैसे हमारा पीछे वाला यहाँ पे था ना कि वर्क एक्सपीरियंस हो लेकिन हाई कैट स्कोर ना, मतलब हम डी और जी को कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम केवल ए और एफ को कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास एक जो डेटा मिलता है वो किसका मिलता है, तो वो हमारे पास डेटा मिलेगा ए और एफ का। ओके,
एंड नंबर ऑफ कैंडिडेट विथ हाई कैट स्कोर बट नॉट एक्सीलेंट एकेडमिक्स। सेम वही चीज़ फिर से कि कैट स्कोर हाई हो लेकिन एक्सीलेंट एकेडमिक्स ना हो, मतलब इसको नहीं इंक्लूड करेंगे, डी और बी को इंक्लूड करेंगे। तो इनके बीच का आपको क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए, डी और बी। तो ये आपको डिफरेंस देना है। तो ए और एफ को कैलकुलेट करें तो ये कितना हो जाएगा 210। डिफरेंस निकालें कैसे, डी और बी से, तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 230। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 20। अगला क्वेश्चन कहता है कि जो बिजनेस स्कूल है अगर वो थोड़ा रिलैक्स कर दे, रिलैक्सेस इट्स कैट स्कोर कट ऑफ सच दैट 20% ऑफ द कैंडिडेट विथ ओनली एक्सीलेंट एकेडमिक्स नाउ ऑल्सो क्वालिफाई फॉर द कैट स्कोर क्राइटेरियन, व्हाट वुड बी द न्यू टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट विथ हाई कैट स्कोर। कि मतलब कैट वाला जो कट ऑफ है ना उसे अगर वो थोड़ा कम कर दें तो कह रहे कि 20% और बच्चे आ जाएंगे। कहाँ से, एकेडमिक्स वाले में से 20% बच्चे और ऐसे आ जाएंगे जो हाई कैट क्राइटेरियन में आ जाएंगे, मतलब ऐसे बच्चे जिनका कैट स्कोर भी क्या है, हाई है। तो ये ई की बात कर रहा है। तो आपको अब बताना है कि अब ऐसा करने से जो नया हाई कैट स्कोर वाले टोटल बच्चे होंगे उनकी वैल्यू क्या होगी। तो अगर हम सबसे पहले ये निकालें कि टोटल कैट जो स्टूडेंट्स हैं उनकी वैल्यू अभी है कितनी, तो हमें बी डी जी ई इनकी वैल्यू निकालनी है। मेरे ख्याल से ये हमने कहीं निकाला हुआ है क्या, बी डी ई जी नहीं निकाला है तो निकाल लीजिए। मेरे ख्याल से तो अभी कहीं पीछे हमने निकाला हुआ था। तो बी डी और ई और जी, हाँ निकाला तो था भी, हमने शायद पहले या दूसरे क्वेश्चन निकाला था। क्या आया था, 370 आया था, 370 इतने तो पहले ही हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि अब अगर हमने कट ऑफ को थोड़ा कम कर दिया तो 20% ऑफ द कैंडिडेट विथ ओनली एक्सीलेंट एकेडमिक्स नाउ ऑल्सो क्वालिफाई, मतलब सी का 20% ओनली। तो सी की वैल्यू कितनी है 120 है, इसका 20% और मतलब 12 गुणे 2 24, उतने बच्चे और आ जाएंगे। तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 394। डी ऑल ऑप्शन सही है। तो आपने ये देखा कि जो हमारा केसलेट था कितना मज़ेदार था। क्वेश्चन इसके बड़े फंसाने वाले थे, थोड़ा भी आप अगर इधर उधर करते तो आंसर आता, लेकिन हो सकता है वो गलत ही रहता है ना। तो ये थे हमारे 3 सेट डेटा इंटरप्रिटेशन के। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे और इसको करने के बाद आपको समझ में आएगा कि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएंगे तो आपको फंसना कहाँ पे नहीं है और कहाँ पे आपको बहुत सावधानी बरतनी है। इस तरह के और अगर वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए। इस तरह की और वीडियोज़ के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी लोगों को बाय।